हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सूरज एंड स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक बायोकेम में। आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो नीट एंड जेई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ते तो हो बट केयर नहीं करते हो, और इसी रीजन की वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ। बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully। अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में डॉल्टन ने बहुत सी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन यही तीन ऐसे थ्योरी थे जिसे डॉल्टन ने वेरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और एग्जाम में आ भी सकता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिया है। और डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में डॉल्टन ने एटम को फंडामेंटल यूनिट माना था, जो कि अनकटेबल था, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है एटम को। लेकिन बाद में कई रिसर्च हुए हैं जिससे मालूम चला कि एटम जो होता है खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, जिससे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी तरीके रॉन्ग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब डॉल्टन के कई सालों बाद रिसर्च हुई, उसके बाद माइकल फैराडे आए, और माइकल फैराडे ने ही बताया था कि एटम इज आल्सो सब डिवाइडेड पार्टिकल्स। माइकल फैराडे के बारे में एनसीईआरटी बुक बहुत ही इनडायरेक्ट में बोला है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ कि माइकल फैराडे ने ही एटम को सब डिवाइडेड पार्टिकल्स बोला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रे उसके गैस पे डिपेंड नहीं करता है, और न ही उसके इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि देखिए कैथोड रे, जो कैथोड रे ट्यूब होता है, ये फॉर एग्जांपल कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं। तो कैथोड रे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन उसके अंदर गैसेज है, तो कैथोड रे उससे स्ट्राइक करेगा तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अगर सपोज हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन होता तो उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलता और कैथोड से एनोड की तरफ जाता। मतलब ये गैसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा गैसेस, ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। अब हाइड्रोजन है फिर भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, नाइट्रोजन है फिर भी इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। इसलिए ये कौन सा गैसेस होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इसमें बोला गया स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू ऑफ कैथोड रेज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, E/m को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10 पे पावर 11 गुलाम पर किग्रा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 1.76 इंटू 10 पर 11 गुलाम पर किग्रा, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, जो कि और मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पावर -31 किग्रा होता है। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, और कैथोड रेज के लिए इलेक्ट्रॉन ही होता है मेन, इसलिए कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होता है, जबकि एनोड रेज के लिए ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आगे बात करूंगा क्यों नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। अभी मैंने पहले पॉइंट में लिया था कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसके गैस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एनोड रे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैसेस तो कैथोड रे आया, हाइड्रोजन गैस स्ट्राइक किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन जो होता है कैथोड से एनोड की तरफ चला जाएगा। मतलब कि जैसे मैं डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पे बना लेता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन से कैथोड रे स्ट्राइक किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ एनोड चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से निकलेगा तो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन हो जाएगा H+। अब ये H+ जो होता है, अब ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, और यही तो होता है एनोड रे।
अगर सपोज हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता और ऑक्सीजन बन जाता ऑक्सीजन 2+। अब ये जो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब राइट टू लेफ्ट जाता, तब उस समय एनोड रे ऑक्सीजन हो जाता। अगर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन 3+ हो जाता, तो उस समय एनोड रे नाइट्रोजन हो जाता। इसलिए ये गैसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा गैसेस होता है एनोड रे। और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी जो होता है एनोड रेज के लिए अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि E/m होता है और m के वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो 6 पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज। सब स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का होता है, उससे कम अल्फा का होता है और सबसे कम न्यूट्रॉन का होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये शायद आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए आप इसको जानना बहुत जरूरी होता है। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक क्यों होता है? सबसे पहले आप जानिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो -1 चार्ज होता है और मास इसका 0 होता है। उसी तरह प्रोटॉन पे आएंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है और मास 1 होता है। और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पे 2 चार्ज होता है और मास इसका 4 होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और मास 1 होता है। अब स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू E/m को कहते हैं। E/m को कहते हैं। अब E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/0, तो इनफाइनाइट आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। जबकि प्रोटॉन के लिए क्या आएगा? 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। और अल्फा के लिए पुट करेंगे तो 0.5 आएगा। और न्यूट्रॉन के लिए पुट करेंगे तो 0 आएगा। 0/1 = 0 आएगा। इसलिए सबसे अधिक जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है। उससे कम प्रोटॉन का होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होता है। और सब उससे कम जो होता है अल्फा का होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 होता है। सबसे कम न्यूट्रॉन का होता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होता है। अगर आपको इस पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसके सॉल्यूशन में जाके देख सकते हैं। अगर उससे भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स and have a very high penetrating power through the matter, and that is reason that these rays are used to study the interior of the objects। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने कैथोड रे और एनोड रेज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा कि कैथोड रे और एनोड रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सरे के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होता है, नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है। और इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, इसलिए इसका स्टडी जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर पार्ट को स्टडी करने में किया जाता है। तो मेन रीजन मेरे को इस पॉइंट को लेने का इसलिए था क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और इसमें नीट 2019 में क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसमें बहुत से बच्चे गलत कर चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगर अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो बहुत से बच्चे सॉल्व भी किए होंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। इसमें क्वेश्चन क्या था नीट एग्जाम में कि अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन जो था 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर करके ऑप्शन दिया था। इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया क्या है, क्वेश्चन पॉइंट पढ़िए 8 पॉइंट। अल्फा रेज कंसिस्ट 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। He concluded that alpha particles are helium nuclei as when alpha particles combined with 2 electron yielded helium gases। इसमें यह बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब प्रोटॉन होते हैं, और 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास होते हैं। अगर एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन बचेगा, तो 4 में से 2 घट माइनस कर देंगे तो 2 न्यूट्रॉन बचेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो वो हीलियम गैस बना देगा। देखिए यहाँ से पॉइंट देखिए, ही कंक्लूडेड that alpha particles are helium nuclei as when alpha particles combined with 2 electron yielded helium gas। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नाइन्थ, प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus are collectively known as nucleons। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं तो उन दोनों को कलेक्टिवली मिला के जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब 10th पॉइंट पे देखते हैं आइसोटोन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपने आइसोबार्स पढ़ा होगा। आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है डिफरेंट होता है। और आइसोटोन्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ आइसोटोन्स में जिसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन, जैसे जैसे मैं कार्बन ले लूँ तो कार्बन C6 12 हो गया आइसोटोन्स, कार्बन 7 और 13 ले लिया और कार्बन 8 और 14 ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, इसलिए इसे आइसोटोन्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।